नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आज मैंने 50 क्वेश्चंस का मिक्स्ड सेट लाया है, जिसका ये आज पार्ट 1 होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला सवाल है, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो ऑप्शन ए है भरत मिहिर, ऑप्शन बी सोम प्रकाश, ऑप्शन सी पायनियर और ऑप्शन डी है द हिंदू। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पायनियर अखबार। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ और हम लोग जानते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट को पायनियर पत्रिका ने समर्थन दिया था, जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त कर दिया गया था। तो चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में घटित हुई? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव और ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक हुई थी। इस समय भारत के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा 1782 में समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी हो गया, वारेन हेस्टिंग्स। तीसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जहांगीर के दरबार में रहते थे उस्ताद मंसूर, ऑप्शन नंबर सी। तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर था। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार निम्न हैं: उस्ताद मंसूर, आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर इत्यादि। और खुद जहांगीर भी चित्रकला में निपुण था। चलिए चौथा सवाल है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इससे 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य और ऑप्शन डी है निम्बकाचार्य। तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा द्वैतवाद के संस्थापक थे माधवाचार्य, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे या प्रतिपादक थे और द्वैतवाद के थे निम्बकाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के थे रामानुजाचार्य। तो ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि दीवान कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए एमबीटी, ऑप्शन बी बलबन और ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान कोही एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना एमबीटी ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, रक्तपिपासु एवं स्वप्निल के नाम से भी
संबोधित किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सर्वाधिक पढ़ा लिखा एवं योग्य सुल्तान था, लेकिन उतना जनता के लिए अच्छा नहीं था। चलिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें बलबन तुर्कान ने चहलगानी का विनाश किया था, जबकि तुर्कान ने चहलगानी यानी 40 तुर्क सरदारों का समूह को बनाया था इल्तुतमिश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1193, ऑप्शन डी है 1194। तो जो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों 1194, जबकि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हारा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जबकि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें जयचंद ने मोहम्मद गोरी का सहयोग किया, जिसके वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। चलिए, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो 7 नंबर सवाल है कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो जो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है संग्रामराज। संग्रामराज लोहार वंश के संस्थापक था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? ऑप्शन ए अमरनाथ, ऑप्शन बी तारकनाथ, ऑप्शन बी है तारानाथ और ऑप्शन सी है विलियम जोन्स। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा तारानाथ। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जो बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जिसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल है, बृंदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन ए है कांचीपुरम, ऑप्शन बी तंजौर और ऑप्शन बी सी एलोरा, ऑप्शन डी है मान्यखेट। तो जो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों कांचीपुरम तंजौर में है, या तंजावुर भी इसको कहते हैं। बृंदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने किया था। चलिए, 10 नंबर सवाल है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो जो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। महायान और हीनयान में 2 भाग में टूट गया था। चलिए, लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन किस संगीति में हुई, तो उसका आंसर होता द्वितीय संगीति में हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और उस समय शासक था कनिष्क। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का ऑप्शन सुनिए। ए में है सांड, बी में हाथी, सी में हिरन, डी में घोड़ा। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह है वो है दोस्तों घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 24वें और अंतिम भगवान महावीर हुए। चलिए, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हुए अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था, और तीसरे तीर्थंकर हुए संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा हुआ। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था तीसरे का, था तीसरे हो गए संभवनाथ। चलिए, 12 नंबर सवाल है,
कि कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो कन्याओं की जन्म की निंदा करता ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो जो हमारा सवाल है कि चौथा और अंतिम वेद अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। जैसा आप लोग जानते हैं वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं, जबकि शुरू के 3 वेद को यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिला करके त्रयी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट है। चारों वेद को मिलाकर संहिता, जबकि शुरू के ये 3 वेद मिला करके त्रयी कहा जाता है। तो अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चलिए, और इसी वेद में कुरुओं का राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा भी कहा गया है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शुरुआत में हिस्ट्री का ही सवाल था, इसलिए सब हिस्ट्री वाला आ रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है। ये है भीतरी स्तंभ लेख, बी है हाथी गुम्फा अभिलेख, सी है मंदसौर अभिलेख और डी है ऐहोल अभिलेख। तो जो इसका सही उत्तर है वो है भीतरी स्तंभ लेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इस स्तंभ लेख का संबंध स्कंद गुप्त से है। चलिए, और भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख से होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखें। 14 नंबर सवाल है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को ऑप्शन ए है कुटनी, ऑप्शन बी है शाश्वत, ऑप्शन सी है अमाजू और ऑप्शन डी है विस्पति। तो जो इसका सही उत्तर है वो है अमाजू। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी है जो शनि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह का विशेषता है चुंबकीय क्षेत्र का होना। जैसा कि आप लोग जानते हैं बुध सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है और इसका परिक्रमण काल भी सबसे कम है, मात्र 88 दिन। सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में लगा लेता है और सबसे छोटा भी ग्रह है और इसकी कोई उपग्रह नहीं है। चलिए, तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोलिमा ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है एटना, ऑप्शन सी है फ्यूजियामा और ऑप्शन डी है स्ट्रोम्बोली। तो जो इसका सही उत्तर है वो है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलता रहता है और इसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। स्थल रुद्ध मतलब जिसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए है लाओस, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो जो इसका सही उत्तर है वो है लाओस। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में लाओस एकमात्र ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड है।
सॉरी, यहाँ क्वेश्चन था कि कौन सा देश लैंड लॉक्ड नहीं है। तो लैंड लॉक्ड आपका लाओस भी हो गया, कजाकिस्तान भी हो गया, उज़्बेकिस्तान भी हो गया, लेकिन नहीं पूछ रहा है। तो नहीं पूछ रहा है तो हमारा आंसर होगा थाईलैंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दक्षिण एशियाई पूर्वी देशों में एकमात्र ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड है, वो है लाओस। और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री यानी स्थलरूप देश है वो है कजाकिस्तान। और दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जो दोहरे भू अवस्थित हैं। तो एक है लिंचेस्टीन और दूसरा है उज़्बेकिस्तान। चलिए 18 नंबर सवाल है, आसवान बांध किस नदी पे है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी है नील, ऑप्शन सी है कांगो और ऑप्शन डी है लिम्पोपो। तो आसवान बांध दोस्तों ये है नील नदी पे। आसवान बांध नील नदी पे है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। चलिए 19 नंबर सवाल है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मिजोरम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में है। बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों कर्नाटक में है और ये दोनों धारवाड़ क्षेत्र का हिस्सा हैं। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया कर्नाटक। अगला सवाल है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है, ऑप्शन ए है मूसी, ऑप्शन बी कोयना, ऑप्शन सी दूधगंगा, ऑप्शन डी है जलांगी। तो थोड़ा आप लोग वीडियो पॉज करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तब तक हम आंसर करते हैं। मूसी भी कृष्णा की सहायक नदी है, हैदराबाद मूसी नदी किनारे है। चलिए कोयना भी कृष्णा की सहायक नदी है और दूधगंगा भी कृष्णा की सहायक नदी है, जबकि जलांगी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। जलांगी हुगली नदी की सहायक नदी है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। 21 नंबर सवाल है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? एकदम VVI क्वेश्चंस हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो क्वेश्चन ये है जो बहुत ही VVI है और लेकिन इजी भी है। चलिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन है दक्षिण पूर्व मानसून, ऑप्शन बी पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम मानसून और ऑप्शन डी है प्रवर्ती मानसून। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इस मानसून का विस्तार जून से सितंबर माह तक होता है। इस मानसून के कारण भारत में लगभग 74 से 75% बारिश होती है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए 22 नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है 5 राज्य यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 5 राज्य लगे हुए हैं। 5 राज्य कौन कौन हैं तो इन्हें ध्यान में रखें। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मिजोरम, चौथा मेघालय और पांचवा है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है कि भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 1896, ऑप्शन बी 1914,
ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है और इसका निर्धारण 1914 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा शिमला समझौता के तहत। तो ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी हिमाद्री और ऑप्शन डी है जो लघु हिमालय। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शिमला और मनाली लघु हिमालय के पार्ट हैं। शिमला और मनाली लघु हिमालय के पार्ट हैं। लघु हिमालय के पार्ट का और सुन लीजिए, मसूरी, मनाली, कुल्लू और शिमला ये सब लघु हिमालय में आते हैं, जबकि हरिद्वार, देहरादून आदि शिवालिक हिमालय का भाग है। चलिए 25वां और इस पार्ट 1 में 25 तक ही रखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है केरल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी कि दीनदयाल बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिमी तट गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह स्थित है। पश्चिमी तट पर और बंदरगाह हैं, जैसे कि कर्नाटक में है मंगलुरु, महाराष्ट्र में है नहावा सोबा और गोवा में है मरमा गोवा। तो 25 क्वेश्चन आज हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अगला पार्ट 2 में हम लोग 50 तक पहुंचेंगे। इसी तरह 25-25 क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे जारी रहेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।